हेलो साथियों, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। मैं हूं आपका दोस्त वाईडी और आप सबकी कुशल कुशल क्षेम पूछते हुए आप सबके लिए और फिर से मैं प्रश्नों का संकलन लेकर के आपके सामने उपस्थित हूं। तो कैसे हैं आप लोग? बहुत अच्छे होंगे, उम्मीद कर रहा हूं। तैयारी कर रहे होंगे, लगातार अपने अध्ययन को जारी रख पा रहे होंगे, परिवार वालों की उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश भी कर रहे होंगे। चलते हैं आज हम हमारी इस सीरीज पर हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्न और हमारे सामने हैं, हमारे साथ में है प्लस माइनस के इस खास प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन। चलिए, आज की क्लास का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर अंगड़ाई ले। इससे पहले मैं आपको बता दूं साथियों, अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें लिख करके जरूर बताया करें, ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। लगातार हम आपके लिए काम करने के लिए उत्सुक रहें, आपके लिए काम करने को लेकर हम तत्पर रहें। चलिए, आज की क्लास की हम शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के, बिना किसी औपचारिकता के। तो आप सभी प्यारे साथियों का स्वागत करते हुए आज के पहले प्रश्न की ओर रुख कर रहे हैं। आज का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, पढ़िएगा सवाल को। अकल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का अर्थ होगा। अकल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का अर्थ होगा, बताइए। अकल पर पत्थर पड़ना, बुद्धि भ्रष्ट होना। देखो ऑप्शन क्या क्या है। बुद्धि भ्रष्ट होना, चोट लग जाना, नहीं। पत्थर वास्तविक वाला पत्थर होता तो ये फिर मुहावरा क्यों बनाते। सिर पर पत्थर गिरना, ये अगर ऐसी बात होती तो मुहावरा नहीं बन पाता। अकल पत्थर की तरह मजबूत होना, भैया इन सभी का उत्तर ये तीन जो विकल्प हैं ये इसके लिए सही विकल्प नहीं है। इसका अर्थ है ऑप्शन ए, यानी बुद्धि खराब हो जाना, बुद्धि पर पत्थर पड़ना। आप यूं कह सकते हैं अकल खराब हो गई है, आप यूं कह सकते हैं पथ से भ्रष्ट हो गया है, बुद्धि भ्रष्ट हो गई। राइट राइट। अगले प्रश्न पर आते हैं। देखो अगला प्रश्न है आपके लिए, बहुत बेहतरीन है। निश्चल शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा। अरे भाई, कितनी बार हमने संधि विच्छेद किए हैं, बहुत अच्छे से हमने संधि का टॉपिक पढ़ा है। डी ट्रिपल एस बी हेड क्लर्क 21 फरवरी 2022 का ये सवाल है। आपको सवाल पूछा गया है कि नी धन छल को आप जोड़ोगे तो संधि रूप क्या बनेगा। नी धन छल को जोड़ोगे तो क्या संधि रूप बनेगा। तो आप कहना निश्चल बनेगा सर। नी इस विसर्ग का बनता है आदा से तालव्य से। क्यों बनता है, देखना, सुनने का प्रयास करना दोस्तों। क्योंकि ये आगे जो है ये छ है, और छ जब होते हैं तो ये तालव्य होते हैं। विसर्ग के सामने जब ई के साथ देखो, ई और ऊ के साथ क्या हो, विसर्ग हो, और बाद में च आ जाए या छ आ जाए या से आ जाए। अगर इनमें से कोई भी आ रहा है तो ये विसर्ग किस में बदल जाता है, अर्धाक्षर से में बदल जाता है। किस में बदल जाता है, अर्धाक्षर से में। तो बदल गया और ये बन गया निश्चल। क्या बन गया, निश्चल। इस प्रकार से, माफी चाहता हूं, इस प्रकार से आपका शब्द बना निश्चल। तो इसमें कौन सी संधि हो जाएगी, नी धन छल हो जाएगी दोस्तों। ये रहा इसका सही जवाब, नी धन छल। ऑप्शन ए ही है, ऑप्शन बी गलत है, ऑप्शन सी भी गलत है और ऑप्शन डी भी गलत है। इसमें संधि का नाम अगर आपसे पूछ ले तो बता देना, इसमें संधि है सर विसर्ग। कौन सी है, विसर्ग संधि है, ऐसा बता देंगे सर। कौन सी संधि है भाई, विसर्ग संधि। राइट राइट। अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल देखो, सवाल क्या कह रहा है। सवाल कह रहा है कि तपस्वी ने अब तो नहीं है यहाँ पर, तो होता तो उसे हम निपात कह देते। तो सर तपस्वी ने अब, देखो धरती आसमान भी त्याग दिया है, नहीं धरती आसमान त्याग देगा तो रहेगा कहाँ, तपस्वी तो है, इस पर थोड़ी है। अन्न जल भी त्याग दिया है, ये ऑप्शन सही बैठता है, इसके लिए बिल्कुल सटीक बैठता है कि शब्द युग में यानी ये जोड़ा, कौन सा जोड़ा रखोगे शब्दों का, तो आप कह रहे ना हम तो ये जोड़ा रखेंगे भैया। नींद त्याग दिया है, अकेला ये शब्द युग्म तो कहाँ है ही नहीं। दोपहर शाम नहीं, दोपहर शाम क्या त्यागेगा भाई कोई तपस्वी। तो ऑप्शन बी इसके लिए सही जवाब बनेगा। तपस्वी ने अब अन्न जल भी त्याग दिया है, अन्न जल भी त्याग दिया है, तो ऑप्शन बी इसके लिए सही जवाब बनेगा। बोलो हाँ कि ना, ये बात तो सही है। डी ट्रिपल एस बी हेड कलर 21 फरवरी 2022 का ये सवाल भी है।
और बड़ा अच्छा सवाल है, सवाल तो बहुत शानदार है। आप इसको देख सकते हैं, कर सकते हैं आराम से। आपको समय भी दे दिया जाएगा अगले सवाल में। देखो अगला सवाल, देखो फिर से संधि का आ गया है, और संधि तो इतनी आसान है आपकी है कि पूछो मत। और अब की बार संधि पूछा है अन्ना भाव में कौन सी संधि है, ऐसा नहीं पूछा, संधि विच्छेद पूछा है। डी ट्रिपल एस बी का एक मैं फॉर्मूला बताता हूँ, आज तक संधि का नाम नहीं पूछा। बस संधि का तो नाम आपको ही पता होना चाहिए कि कौन सी संधि में ये कैसे हुआ, है ना। मैं बताता हूँ, इसमें एक शब्द है अन्न और एक शब्द है अभाव। गलती मत कर देना, भाव मत कर देना, अभाव है। इसमें ए है और आगे साफ साफ ए दिख रहा है आपको। अन्न न में ए है और आगे ए है। जब ए और ए मिलते हैं तो दोस्तों आ बनते हैं। ए और ए मिलते हैं तो क्या बनते हैं, आ बनते हैं। अब अगर मैं इसको अन्न, ये तो इसका तो ए निकाल लिया था आपने, हाँ जी निकाल लिया था, नए का ए निकाल लिया था यहाँ पर, तो उसका आ बना लिया। इस ए को भी आपने यहाँ रख दिया था तो इसका आ बना लिया, और फिर बचा है कौन, भाव। अब अगर इनको जोड़ोगे आप ढंग से तो देखो ये आई इसमें जुड़ जाएगा तो अन्न का अन्ना हो जाएगा, और आगे कौन बचा हुआ है, भाव बचा हुआ है, तो भाव लिख दोगे, अन्ना भाव। ऐसा ना दीर्घ स्वर संधि में होता है, दीर्घ स्वर संधि में होता है। ठीक है भाई, ये बात आपको ध्यान रखना, दीर्घ स्वर संधि में होता है। कैसा, अन्न धन अभाव। तो इसका सही जवाब कौन सा बनेगा, देखो मैं सीधा सीधा करके दिखा दूं। ये तो मैंने खोल करके आपको समझाने का प्रयास किया है। संधि विच्छेद तो यही है, संधि विच्छेद तो यही है, अन्न धन अभाव। और सर यहाँ पर तो ऐसा कुछ है ही नहीं, ये रहा भैया पहला ऑप्शन आपका, अन्न धन अभाव। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, कर लोगे कर लेंगे, नहीं करोगे तो पछताओगे भाई, कर लेना। ठीक है, आगे पूछो। और सुनो मेरी बात, काम की बात ये भी है कि इस क्लास को आप बहुत सीरियसली देखा, बहुत ढंग से देखा। क्यों, क्योंकि ये क्लास में आपका जो व्याकरण का बहुत सारा पोर्शन क्लियर हो जाता है भाई। कैसे हो जाता है गुरुजी, जब हमारे पास में कोई संधि का सवाल आया है, जब हमारे सामने कोई समास का सवाल आया है, जब शब्दयुग्म का सवाल आया, तो हम उसके आसपास की चीजें हम जानते हैं यहाँ पर। ठीक है, और प्रैक्टिस आदमी को बहुत परफेक्ट बना देती है ना। तो लगातार प्रैक्टिस करते रहो, ऐसे सवालों को आप लगातार अपने सामने आने देने का मौका दो, और आप अपने आप को निखारते जाओ। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है अधिगम्य का विलोम शब्द। अधिगम्य ये प्रत्यय जुड़ा है दोस्तों, अधिगम, और इसमें ये प्रत्यय जुड़ा तो अधिगम्य शब्द बन गया। पहली बात तो ये, अधिगम का मतलब होता है सीखना, क्या होता है, सीखना। और अधिगम्य का मतलब सीखने योग्य, सीखने योग्य। तो ये तो आपको ध्यान होना चाहिए, अधिगम्य का अर्थ क्या हुआ, सीखने योग्य। ठीक है, अब इसका विलोम शब्द क्या होगा, विलोम का मतलब होता है उल्टा अर्थ देना, देने वाला, विपरीत अर्थ होना चाहिए। इसका क्या होना चाहिए, विपरीत अर्थ होना चाहिए। तो अधिगम्य का जो विलोम शब्द है वो होगा अनधिगम्य, ऑप्शन डी होगा, ऑप्शन डी। देखो तीन ऑप्शन तो देखो, प्रतिगम्य, तो प्रति का मतलब तो होता है गम्य के उल्टा या गम्य के प्रति, और ये नहीं होता। अधिगम्यता नहीं, ये ता प्रत्यय जोड़ने से क्या इसका विपरीत हो जाएगा, सार्वगम्य नहीं भैया, सार्वगम्य नहीं होगा, अनधिगम्य होगा। और इसमें पहले आपने अनुपसर्ग जोड़ा है और आगे आपने अधिगम्य जोड़ा, तो इसको अगर आप जोड़ोगे तो इस न में ए मिल जाएगा तो न हो जाएगा पूरा, और अनधिगम्य बन जाएगा शब्द। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका सही जवाब आपका कौन सा बनेगा, अधिगम्य। पहले जुड़ते हैं जो शब्दार्थ वे तो होते हैं उपसर्ग, बाद में जुड़ते हैं वे शब्दार्थ होते हैं प्रत्यय। प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय। बहुत सारी चीजें हम सीख चुके हैं, पहले भी हम पढ़ चुके हैं। जो विद्यार्थी पेड कोर्स में हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो विद्यार्थी जानते हैं कि हम किस सहजता से प्रश्नों पर बात करते हैं। प्रश्नों के अलावा हमारे यहाँ कोई बातचीत नहीं होती। चलो आगे बढ़ते हैं, आपका समय बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सवाल देखो कितना प्यारा आया है, आगे नाथ न पीछे पगहा लोकोक्ति है। लोकोक्ति ये कहती है कि जिसको किसी प्रकार की जिम्मेदारी का एहसास नहीं, सॉरी,
आगे नाथ ने पीछे पगहा, लोकोक्ति का अर्थ क्या होता है? किसी तरह की जिम्मेदारी का न होना। ऑप्शन सी इसका सही जवाब बनेगा। ऑप्शन सी इसका सही जवाब बनेगा। अगले प्रश्न पर आओ। दिए गए विकल्पों में से कौन सा शब्द अनेकार्थी शब्द कूट के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता? किसके लिए? कूट, ये अनेकार्थी है। अब इस कूट का अर्थ क्या क्या है और क्या नहीं है? कूट का अर्थ चोटी होता है, ध्यान दो। कूट का अर्थ क्या होता है? चोटी होता है, ढेर होता है। कूट का अर्थ पोस्ट नहीं होता, पोस्ट नहीं होता। छल भी होता है क्या? छल भी होता है। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब बनेगा। ऑप्शन सी इसके लिए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा भाई। अगला देखो, बच्चा मेरे पास आने के लिए उतावला हो जाता है। उतावला हो जाता है, इस वाक्य में प्रयुक्त उतावला का पर्यायवाची क्या होगा? पर्यायवाची का मतलब होता है ऐसा ही अर्थ देने वाला दूसरा शब्द अगर मैं लिखना चाहूं उतावला की जगह तो क्या लिख सकता? तो देखो, गंभीर, गंभीर का मतलब तो गहरा होता है, ये तो नहीं है। दुलारू भी नहीं होता है। अधीर का मतलब उतावला होता है ना? जो धैर्य, जिसके अंदर धैर्य कम होता है, पास आने के लिए वो तत्पर हो जाता है, वो एकदम मचल उठता है, उसको कहते हैं रूठना नहीं है। तो ऑप्शन सी इसके लिए मेरे हिसाब से बिल्कुल सही जवाब होगा। बिल्कुल सही जवाब होगा कौन सा? ऑप्शन ए। राइट दोस्तों, आगे आओ, अगला सवाल देखो। मीठी है बोली जिसकी वाक्यांश के लिए एक शब्द बताएं। ये आपके सामने सवाल आया है, वाक्यांश के लिए एक शब्द। वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा बताओ? मीठी बोली बोलने वाला तो वक्ता, तो कैसी भी बोली बोलने वाला वक्ता ही होता है। विद्वान, जिसके अंदर ज्ञान है वो विद्वान है। मीठी बोलने वाला तो मिठ बोला होता है। वाक्पटु तो उसको कहते हैं जो बातचीत करने में माहिर हो। ठीक है, तो इसलिए आपका सही जवाब जो बनेगा वो क्या बनेगा? मिठ बोला बनेगा। क्या बनेगा भाई? मिठ बोला बनेगा। ठीक है भाई, यस। नेक्स्ट देखो अगला, पत्नी के साथ है जो, इसके लिए उचित शब्द का प्रयोग करें। तो दिए गए अपूर्ण वाक्य को कैसा पूर्ण करेंगे? समारोह में वे सपत्नीक आए। सपत्नीक यानी पत्नी के साथ आए। तो इसका सही जवाब ऑप्शन विपत्नीक नहीं है भैया, विपत्नीक नहीं है, सपत्नीक। ऑप्शन बी। परिवारहीन नहीं, सधर्मिणी नहीं करना है, यहाँ पे सपत्नी करना है। पत्नी धर्मिणी नहीं करना है आपको, सधर्मिणी। हालांकि पत्नी का ही पर्यायवाची होता है, लेकिन यहाँ पर ये शब्द काम में नहीं लिया जाएगा। यहाँ पर जो पत्नी के साथ आया है वाक्यांश के लिए एक शब्द है। पत्नी के साथ है जो, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या कहोगे? सपत्नीक। क्या कहोगे? सपत्नीक। अब आपके लिए एक कॉम्प्रेहेंशन है, यानी एक गद्यांश है। गद्यांश को ध्यान से पढ़ें और इसके आधार पर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दें। सवाल आपको इस गद्यांश से ही पूछे जाएंगे। पहले गद्यांश को ढंग से पढ़िए। कुटज क्या केवल जी रहा है? वह दूसरे के द्वार पर भीख मांगने नहीं जाता। कोई निकट आ गया तो भय के मारे अधमरा नहीं हो जाता। नीति और धर्म का उपदेश नहीं देता फिरता। अपनी उन्नति के लिए अफसरों का जूता नहीं चाटता फिरता। दूसरों को अवमानित करने के लिए ग्रहों की खुशामद नहीं करता। आत्मोन्नति हेतु नीलम नहीं धारण करता। अंगूठियों की लड़ी नहीं पहनता। दांत नहीं निपोरता, बगले नहीं झांकता। जीता है और शान से जीता है। काहे वास्ते, किस उद्देश्य से? काहे वास्ते जीता है, किस उद्देश्य से जीता है, कोई नहीं जानता। मगर कुछ बड़ी बात है, स्वार्थ के दायरे से बाहर की बात है। भीष्म पितामह की भांति अवधूत की भाषा में कह रहा है, चाहे सुख हो या दुख, प्रिय हो या अप्रिय, जो मिल जाए उसे शान के साथ हृदय से बिल्कुल अपराजित होकर सोल्लास ग्रहण करो, हार मत मानो। देखो, हर परिस्थिति में सरवाइव करने की बात कर रहा है ये गद्यांश, और बात
किसको प्रतीक बनाकर कही जा रही है? कुटज के फूल को प्रतीक बनाकर कही जा रही है। कुटज के फूल को प्रतीक बनाकर के कही जा रही है, ये बात ये आपको देख लेना है दोस्तों, ठीक है। अगर मैं आपको ले चलूं कि अब बताएं सर, देखो अगला प्रश्न देखो, इस गद्यांश पर आधारित आधारित प्रश्न क्या है? इस गद्यांश को ध्यान से पढ़ें और बताएं कि लेखक क्या कहना चाहता है। लेखक क्या कहना चाहता है भाई? लाभ लोभ की राजनीति में गर्क हो जाना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये गद्यांश ऐसे बिल्कुल नहीं कहता है, इसको तो काट दो। निबंध में मुहावरे का भी अच्छा प्रयोग संभव है, इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। स्वार्थी मनुष्य अपना काम निकाल लेता है जबकि कुटज बेवकूफ है ना। कुटज तो एक बेहतरीन उदाहरण है। जिस कुटज को तुच्छ समझते हैं वह भी वर्तमान स्वार्थी मनुष्य से बेहतर है। ये बिल्कुल सही जवाब है इसका, कि जिसको आप बेकार कहते हैं वह भी आज के स्वार्थी मनुष्य से, जो केवल मतलब के लिए अपनी मित्रता निभाने की कोशिश करता है, उससे तो आप कई गुना बेहतर है। अगले प्रश्न पर आइए। इस गद्यांश का मूल भाव क्या है? सजीवता है। स्वार्थपरता बिल्कुल नहीं है, इसका निर्जीवता बिल्कुल नहीं है, सजीवता है। निर्भीकता, निर्भीकता भी नहीं है, स्वार्थपरता भी नहीं है। इसका सही जो मूल भाव है वो है सजीव। और सजीव कौन है? सजीव जो वो है जो स्वार्थी नहीं है। सजीव वो है जो हर चीज को हर्षोल्लास ग्रहण करता है। सजीव वो है जो हार नहीं मानता, ठीक है ना। इस गद्यांश के हिसाब से इसका मूल भाव सजीवता रहेगा। आगे बढ़िएगा। भीष्म पितामह की भांति किसकी भाषा में कह रहा है? अवधूत की भाषा में कह रहा है। भीष्म पितामह की भांति अवधूत की भाषा में कह रहा है, तो आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा, ये गद्यांश की अंतिम लाइन है, इसको भी आप पढ़ के आप आंसर कर सकते हैं। अगले सवाल पर आओ। खालिस्तान के दायरे से बाहर की बात है, रिक्तिस्तान में किस शब्द का मूल गद्यांश में प्रयोग हुआ है? तो आपको बताना है स्वार्थ के दायरे की बाहर की बात है, साहित्यिक राजनीति के दायरे के बाहर की बात है। ऑप्शन सी होना चाहिए। अगर मैं गद्यांश में जाऊं तो गद्यांश में मुझे फिर से देखने को मिलेगा कि क्या देखने को मिलेगा कि कुटज क्या केवल जी रहा है, राजनीति के बाहर की बात है। कहाँ मिलेगा ये आपको देखने को? हाँ, स्वार्थ के दायरे से बाहर की बात है, राजनीति नहीं आएगा। इसका सही जवाब जो आएगा वो क्या आएगा दोस्तों? स्वार्थ के दायरे से बाहर की। तो इसका मतलब आपका उत्तर ये सही नहीं होगा, इसका सही उत्तर होगा स्वार्थ के दायरे से बाहर की बात है, यहां होगा स्वार्थ, ठीक है। तो इसके लिए सही जवाब आपका बनेगा ऑप्शन ए, ना कि ऑप्शन सी, ठीक है। गद्यांश के आधार पर आप जाइएगा, गद्यांश में जो सवाल दिया हुआ है उसका आंसर वैसे ही देना। इस गद्यांश का उचित शीर्षक क्या होगा? अखड़ू, कुटज, अवधूत या जिजीविषा? तो मेरे हिसाब से तो बात कुटज को केंद्र में रख करके सारी बातें की गई हैं, तो कुटज इसका बिल्कुल सही शीर्षक होना चाहिए। कुटज एक निबंध है हजारी प्रसाद द्विवेदी का, आप ये भी समझ लें। हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी साहित्य में एक बहुत बड़ा नाम, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं अगले। अच्छा, अगला प्रश्न आने से पहले फिर से एक आपके सामने गद्यांश आता है, गद्यांश को पढ़ेंगे फिर आंसर करेंगे। निम्नलिखित गद्यांश को ध्यान से पढ़ें और इसके आधार पर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दे देंगे। सर कैसे देने हैं उत्तर? कविता इतनी प्रयोजनीय वस्तु है, प्रयोजनीय का मतलब जिसका कोई ना कोई अर्थ होता है, जिसका कोई ना कोई उपयोग होता है, कि संसार की सभ्य और असभ्य सभी जातियों में पाई जाती है। चाहे इतिहास न हो, विज्ञान न हो, दर्शन न हो, पर कविता अवश्य ही हो। इसका क्या कारण है? बात यह है कि संसार के अनेक कृत्रिम व्यापारों में फंसे रहने से मनुष्य की मनुष्यता जाती रहने का डर रहता है। अतएव मानुषी प्रकृति को जागृत रखने के लिए ईश्वर ने कविता रूपी औषधि बनाई है। प्रकृति को जागृत रखने के लिए, मानुषी प्रकृति को जागृत रखने, मनुष्य में मनुष्यता होनी चाहिए। मनुष्यता जाती रहने का डर है, अतएव मनुष्य प्रकृति को जागृत रखने के लिए ईश्वर ने कविता रूपी औषधि बनाई है।
कविता यही प्रयत्न करती है कि प्रकृति से मनुष्य की दृष्टि फिरने न पावे। जानवरों को इसकी जरूरत नहीं। हमने किसी उपन्यास में पढ़ा है कि एक चिड़चिड़ा बनिया अपनी सुशीला और परम रूपवती पुत्र वधू को अकारण निकालने पर उद्धत हुआ। तब उसके पुत्र ने अपनी पुत्री की ओर से कुछ कहा। तब वह चिढ़कर बोला, चल चल, भोली सूरत पर मरा जाता है। आह, यह कैसा अमानुषिक बर्ताव है। सांसारिक बंधनों में फंसकर मनुष्य का हृदय कभी कभी इतना कठोर और कुंठित हो जाता है कि उसकी चेतनता, उसका मानुष भाव कम हो जाता है। मतलब मनुष्य को मनुष्य के भाव से रहने का इसमें उपदेश है। आप मनुष्य हो तो मनुष्य के अंदर जो भाव होते हैं वे आपके अंदर भी होने चाहिए। देखो, इस गद्यांश का उचित शीर्षक क्या होगा? प्रयोजनीय वस्तु, सभ्य और असभ्य कविता की उपादेयता। बिल्कुल, ये बिल्कुल सही है कि कविता ही इंपॉर्टेंट है। दर्शन नहीं है, विज्ञान नहीं है, वैज्ञानिक नहीं है, लेकिन फिर भी कविता तो जिंदा है। तो सही ऑप्शन बी हो। चाहे इतिहास न हो, विज्ञान न हो, दर्शन न हो, पर कविता अवश्य ही होगी। ऑप्शन देखो, इसमें बी है, इसका सही जवाब होगा कविता अवश्य होगी। तो यहाँ पर इसका सही जवाब क्या करोगे आप? कविता। राइट, आगे बढ़ते हैं। 2-3 प्रश्नों की बात और है दोस्तों, देखिएगा। संसार की सभ्य और असभ्य सभी जातियों में क्या पाया जाता है? गद्यांश के आधार पर उत्तर दें। कविता पाई जाती है, आलोचना पाई जाती है, उपन्यास पाया जाता है, या फिर जातिवाद पाया जाता है? तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों, सभ्य और असभ्य सभी जातियों में आप क्या देखने को मिल जाएगा? आपको कविता देखने को मिल जाएगी। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, और आज की क्लास का ये सेकंड लास्ट सवाल है। सवाल क्या है? इस गद्यांश का असल भाव क्या है? कविता मानुष भाव को बचाने में सहायक है। हाँ, बिल्कुल सही। कविता अब अप्रयोजनीय वस्तु है, ना प्रयोजनीय वस्तु, ये नहीं। कविता मनुष्य की भौतिक जरूरतें अधिक अहम है, नहीं, कविता की भौतिक जरूरतें अधिक अहम नहीं है। आदमी कठोर हो रहा है, ये भी सही बात है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यह है, कविता मानुष भाव को बचाने में सहायक। अगर आप कविता करते रहोगे, अगर आप गद्यांश, अगर आप संगीत सुनते रहोगे, अगर आप साहित्य पढ़ते रहोगे, तो निश्चित ही आपके अंदर वो भाव जागृत रहेंगे जो एक सही मनुष्य में होने चाहिए। मानवता के भाव जागृत रहेंगे, भाव जागृत रहेंगे। प्रस्तुत गद्यांश का केंद्रीय विषय क्या है? उपन्यास की आवश्यकता नहीं, उपन्यास की आवश्यकता यहाँ पर नहीं है। कविता की महत्ता, हाँ महत्वपूर्ण है, कितनी है कविता, इसकी उपादेयता होनी चाहिए। मनुष्य की कठोरता भी इंपॉर्टेंट इसका पार्ट नहीं है, समय की गुणवत्ता भी नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, यानी अगर इस गद्यांश का आपको कोई शीर्षक रखना हो तो आप क्या रखेंगे? रखेंगे कविता की महत्ता। कविता की महत्ता, तारक मेहता नहीं है दोस्तों, कविता की महत्ता है। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने जितने भी प्रश्न किए हैं, मुझे लगता है बहुत अच्छी किस्म के प्रश्न थे, अच्छे लेवल के, अच्छे स्तर के प्रश्न थे। आने वाली क्लास में इससे भी बेहतर प्रश्नों का संकलन लेकर मैं आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए आप बने रहिए प्लस माइनस के लर्निंग प्लेटफॉर्म के साथ। दीजिए इजाजत, नमस्कार।